इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को पाया एक रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शोकैल्स्की पर, जो जा रहा था दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे और हवा वाले कॉन्टिनेंट की ओर, जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस डिस्क्रिप्शन से आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी फ्रॉम क्लास 12। तो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी जर्नी मद्रास में 13.09 डिग्री नॉर्थ से शुरू हुई और मैंने पार किए 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज और करीब इतने ही इकोस्फीयर्स। और जब मैंने पहली बार अंटार्कटिका पर कदम रखा तो मैं ऑलरेडी 100 आवर्स ट्रेवल कर चुकी थी, जिसमें कार, एयरप्लेन और शिप से जर्नी इंक्लूड थी। तो मेरा सबसे पहला जो इमोशन था उस दूर तक फैले हुए व्हाइट लैंडस्केप को देखकर, वो था सुकून। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो नैरेटर हैं वो खुद तिशानी दोशी हैं और वो कहती हैं कि मैं ये सोच में पड़ गई कि उस समय कैसा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही जमीन के हिस्से थे। करीब 650 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना और उस समय चीजें बिल्कुल अलग थी। ह्यूमंस यहाँ आए नहीं थे, धरती बहुत ज्यादा गर्म थी और बहुत सारे फ्लोरा और फोना यानी पशु और पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर मौजूद थी। करीब 500 इयर्स पहले गोंडवाना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस था, लेकिन डायनासोर्स के मिटने के बाद मैमल्स का राज आया और जमीन धीरे धीरे कई देशों में टूट गई और वो ग्लोब बना जो हम आज जानते हैं। अंटार्कटिका की यात्रा करना ऐसे है जैसे कि आप हिस्ट्री ट्रेवल कर रहे हो और कहां से आए हो, आपको कहां जाना है, इसके बारे में यहां समझने को मिलता है। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन और कार्बन एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, जब आप इन सब के बारे में सोचते हो तो ये मिलियन ईयर्स में हुए चेंजेस हैं और ये बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला है। इमेजिन कीजिए, इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है और एशिया क्रस्ट में धंसा जा रहा है, जिससे हिमालयाज फॉर्म हो रहे हैं। साउथ अमेरिका धीरे धीरे ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो रहा है और खोलता है ड्रेक पैसेज, जिससे ठंडे सरकमपोलर करंट्स बनते हैं, जिससे अंटार्कटिका बिल्कुल अलग, डेजोल्यूट और वर्ल्ड का बॉटम बन के रह जाता है। तिशानी कहती हैं कि मुझ जैसे साउथ इंडियन सन वर्शिपिंग पर्सन के लिए करीब 2 हफ्ते एक ऐसी जगह पर बिताना जहां पर अर्थ पर पाई जाने वाली आइस का 90% स्टोर है और वो भी बिल्कुल जमा देने वाली ठंड के साथ, आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितना ज्यादा थ्रिलिंग है। और ये ऐसा है जैसे आप एक बड़े से पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हो। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्क्स नहीं बने, ना ट्रीज हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना कोई बिल्डिंग है। आप यहाँ पर आके सारी अर्थली सेंसेस खो देते हो। और अगर हम विजुअल स्केल की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर ब्लू व्हेल और बड़ी बड़ी कंट्री के साइज जैसे आइसबर्ग्स मौजूद हैं। यहाँ दिन और रात का पता नहीं लगता, यहाँ दूर तक बस सन्नाटा है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी एवलांचेस और आइस शीट के टूटने की आवाज जरूर आती है। ये जगह अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताती है और ह्यूमन के एवोल्यूशन को दिखाती है। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन करीब 12,000 ईयर्स पहले धरती पर आया और जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग ये कुछ सेकंड पहले का टाइम है। इतने छोटे से टाइम पीरियड में हमने इतना ज्यादा कचरा फैलाया है ना, पूछिए मत। हमने नेचर को डोमिनेट कर लिया, गांव बने, सिटीज, मेगा सिटीज और हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई बाकी पॉपुलेशंस के मुकाबले, और इतनी बढ़ी कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड रह गए और ऊपर से अंधाधुंध फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट तैयार हो गया है, जिससे लगातार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज्यादा मेन इन्वायरमेंटल डिबेट टॉपिक है और इसमें कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका पर जमी बर्फ हमेशा के लिए पिघल जाए तो क्या होगा? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बिगड़ जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? हाँ भी और नहीं भी। अंटार्कटिका इस डिबेट का एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट है, क्योंकि ये एक लौती ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ पर दबी बर्फ के नीचे 500 मिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका बिल्कुल सही जगह है। तिशानी कहती हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं इस शिप पर काम कर रही थी, जो लेकर जा रहा था हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के एंड तक, ताकि उन्हें इंस्पिरेशनल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज
प्रोवाइड की जा सके, जिससे वो अपने प्लेनेट को और अच्छे से समझें। और ऐसा करते हुए इस ऑपरेशन को 6 इयर्स बीत चुके थे और इस ऑपरेशन को हेड करते हैं कनाडा के जियोफ ग्रीन, जो सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच पर्संस या क्यूरियोसिटी सीकर्स को घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन इसके बदले कुछ ज्यादा मिलता नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स को वहां तक लेकर जाना ये काफी फायदे का सौदा है, क्योंकि आगे चलकर वही हमारी नेक्स्ट जेन पॉलिसी मेकर्स बनेंगे। और अगर वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं तो इससे अर्थ को बचाने में काफी हद तक मदद भी मिलेगी। और ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल भी था। अपने कंफर्ट जोन में बैठकर पिघलती हुई आइस को इमेजिन करना बहुत आसान है, लेकिन वहां जाकर खुद इसे टूटते हुए देखने पर पता लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी रियल है। अंटार्कटिका जिसका एक बहुत सिंपल सिस्टम है, जहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा नहीं है, यह स्टडी का एक परफेक्ट जरिया है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि बहुत छोटी समुद्री घास की तरह से हैं, यहां से ओशियन फूड चेन स्टार्ट होती है। अगर धरती का तापमान और ज्यादा बढ़ा तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा खतरा है ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर अगर डेप्लेट हुई तो ये मरीन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और साथ ही हमारे ग्लोबल कार्बन साइकिल को बिल्कुल बेकार कर सकता है। वो कहावत है ना कि छोटी चीजों की देखभाल कीजिए, बड़ी चीजें अपनी आप सही जगह पर आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर हम फाइटोप्लैंक्टन्स की देखभाल करेंगे तो बाकी बड़ी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी। तिशानी कहती हैं कि मेरा अंटार्कटिक एक्सपीरियंस बहुत ही सारी मेमोरीज के साथ है। हमारा शिप इस व्हाइट शीट को काटते हुए आगे बढ़ रहा था और पहुंचा डेड पूल आइलैंड तक। और यहाँ आइस शीट इतनी ज्यादा मोटी थी कि अब कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से वापस नॉर्थ की तरफ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें इंस्ट्रक्शंस मिले कि हम ओशियन पर चल सकते हैं। हम सभी 52 पीपल जो उस समय शिप पर मौजूद थे नीचे उतरे और उस व्हाइट फ्लोर पर चले। हमारे नीचे करीब 180 मीटर दूर तक फैला हुआ समुद्र था और हमें नजर आ रही थी क्रैब ईटर सील्स, जो धूप लेने के लिए उस आइस शीट्स पर आकर बैठ जाती थी। बिल्कुल ऐसा जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी से बचने के लिए स्ट्रीट डॉग्स बैठ जाते थे। सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फीयर्स के बाद मैंने जाना अपने प्लेनेट की ट्रू ब्यूटी को। लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हुए कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका भी एक गर्म जगह बन गई? क्या हम लोग भी डायनासोर, मैमथ्स और वूली राइनोस की तरह इस अर्थ से चले जाएंगे? कौन कह सकता है। लेकिन 2 हफ्ते उन टीनेजर्स के साथ बिताने के बाद, जिनके पास अच्छे आइडियाज थे वर्ल्ड को बचाने के लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन केवल एक दिन काफी होता है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लगा और आगे के चैप्टर्स और पोएट्रीज के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।